खबरों का इंतजार हुआ पूरा। आपकी पसंद, आपकी खबर, न शोर न हंगामा। बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। बात पते की में आज क्या खास और क्या एक्सक्लूसिव रहने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि यूपी में राज्य में आपको बता दें किस तरह से ड्रोन की वजह से दहशत फैलाने वालों के खिलाफ अब सीएम योगी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके बाद इन ड्रोन बाजों की खैर नहीं है। वो ऑपरेशन क्या है वो भी आपको बताएंगे आगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि सियासत में सनातन का अपमान करना कैसे अब चलन बन गया है। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने सनातन पर क्या अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद सियासी घमासान मच गया है। पूरी खबर आपको आगे दिखाएंगे। तो वहीं 7:24 पर आपको दिखाएंगे कि आखिर वो कौन है जो प्रेमानंद महाराज की गर्दन काटने की धमकी दे रहा है और वो क्यों प्रेमानंद की हत्या करना चाहता है, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। तो वहीं 7:40 पर आपको दिखाएंगे कि यूपी के प्रयागराज में बाढ़ ने इस कदर यहां पर कहर बरपा रखा है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम तक वहां बुलानी पड़ गई। और वहां का मौजूदा मंजर क्या है, तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बात पते की। साल 2002 यूपी में एक अफवाह फैली थी, मुंह नोचवा। आपको भी मुंह नोचवा का आगे का किस्सा अब याद आ गया होगा। यूपी में एक बार फिर से उसी तरह की अफवाह ने लोगों की नींद हराम कर रखी है। इस बार खौफ की वजह है गुमनाम ड्रोन। रात के अंधेरे में उड़ती इस दहशत ने यूपी के दर्जनों जिलों में पांव पसार लिया है और अब तो हालात इतने बिगड़े हैं कि सीएम योगी को मोर्चा संभालना पड़ा है। यानी कि ड्रोन बाजों के खिलाफ योगी के जटायु मैदान में उतर गया है और किसी ने भी अफवाह फैलाने की कोशिश की या रात में ड्रोन उड़ाने की कोशिश की तो सीधा एनएसएस के तहत यहां पर कार्रवाई होगी। यानी योगी का मैसेज क्लियर है, कानून से खिलवाड़ किया तो हंसना खेलना भूल जाओगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एक अफवाह इतनी बड़ी क्यों हो गई कि खुद योगी को मोर्चे पर उतरना पड़ा। तो जवाब है ये तस्वीरें। लगभग पूरा पश्चिम यूपी इन दिनों अफवाहों की चपेट में है। कहीं कबूतर को लाइटें बांधकर सुहेल शाकिब जैसे लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो कहीं टॉय हेलीकॉप्टर से दहशत की बारिश की जा रही है। लेकिन सबसे शर्मनाक तो ये है कि ज्यादातर बेगुनाह लोग भीड़ का शिकार बन रहे हैं। यही वजह है कि योगी ने सख्त आदेश दिए हैं कि दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट चलेगा, जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगेगा। बिना अनुमति ड्रोन संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध। हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा होगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ स्वीकार नहीं। यानी अब यूपी में ड्रोन वाली दहशत फैलाई तो बाकी का वक्त सलाखों के पीछे कटेगा। सीएम योगी ने नकलची गैंग पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है और सीधी वार्निंग दी है कि भर्ती परीक्षाओं में नकल की या कराई तो आपको बता दें जो अंजाम है वो 7 पीढ़ियां तक भुगतेंगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा। ये योगी का वचन है और यूपी में उनका वचन ही शासन। यानी नकलची गैंग को योगी का खुला चैलेंज तो पहले की सरकारों पर सीधा तंज। 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होती थी, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक भर्ती पर बोली जाती थी। कभी पेपर लीक को लेकर चर्चा में रहने वाले यूपी में अब नकल को लेकर सख्त कानून है। इसमें पेपर लीक करने पर आजीवन कारावास तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यही वजह है कि अब यूपी से नकलची गैंग धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पलायन कर चुका है और जो बचे हैं वो सलाखों के पीछे हैं। क्योंकि यूपी के नकलची गैंग के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कानून लागू कर रखा है, जिसके तहत क्वेश्चन पेपर या फिर उसके किसी भाग की फोटो कॉपी कराकर नकल कराने की कोशिश करता है तो उसे अधिकतम 1 साल की जेल या फिर 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर कोई सॉल्वर गिरोह पहली बार पेपर आउट कराता है या फिर नकल कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 14 साल की जो जेल है उसकी सजा हो सकती है और 10 से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। लेकिन कोई सॉल्वर दूसरी बार यही गलती दोहराता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और साथ ही 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। यानी यूपी बोर्ड में अब नकल माफिया एक्टिव हुए तो आपको बता दें सीधे तौर पर उम्र कैद के लिए तैयार हो जाएं। उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट बैठेगी, इसका फैसला पंचायत चुनाव में होने वाला है, जिसके लिए टीम योगी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी पंचायत चुनाव से ठीक पहले गांव-गांव अभियान चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका मकसद विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करना है। और ऐसे में आज बीजेपी की बड़ी बैठक भी हुई। इस बैठक का एजेंडा सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने का था। गांव-गांव वोटर्स को पार्टी से जोड़ने का था, जिसकी शुरुआत हो चुकी है।
और सीएम योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी पदाधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी है। अब गांव-गांव बीजेपी के पदाधिकारी दौरा करेंगे। इसके साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी भी हो रही है, जिसे 2027 को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में पार्टी तमाम नई योजनाएं लागू करने वाली है। बीजेपी के लिए पंचायत चुनाव कितना अहम है, इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। फर्जी वोटों के बल पर समाजवादी पार्टी का जो कुछ आप कहीं कहीं साइकिल चलती हुई देखे हैं, तो आगे पंचर रहेगा। यानी चुनाव भले ही पंचायत का हो रहा हो, लेकिन इस चुनाव के बहाने बीजेपी अपने विरोधियों को 2027 में घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बिहार में 2-2 वोटर आईडी कार्ड वाले खेल में अब तेजस्वी यादव का नाम आ चुका है। तेजस्वी यादव ने पहले वोटर लिस्ट से नाम कटने का दावा किया था, लेकिन वो चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में अब खुद ही गिर गए हैं। वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से कितनों का नाम कटा और खुद तेजस्वी यादव का नाम कैसे कटा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने EPIC नंबर पर उनकी पोल खोल दी और ऐसे में अब सवाल बीजेपी ने उठाए हैं और RJD को अब निशाने पर लिया है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? सबूत देते देते खुद तेजस्वी यादव सबूतों में उलझ गए और इसी वीडियो को हाईलाइट करते हुए बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया, जिसमें 2-2 EPIC नंबर वाले खेल में तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। तेजस्वी के आरोप गंभीर हैं, तो पलटवार भी बेहद तीखा हो रहा है। क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर ID कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? बीजेपी साफ कह रही है कि तेजस्वी यादव ने फर्जीवाड़ा किया है। ऐसे में बिहार की सियासत 2-2 वोटर ID पर काफी गर्म हो चुकी है। कांग्रेस के मणि अपनी ही पार्टी के लिए नाग साबित होते जा रहे हैं। उनका पाकिस्तान प्रेम तो पहले से ही जगजाहिर है। एक बार फिर पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने ऐसा ही विवादित बयान दिया है, जिससे न सिर्फ कांग्रेस सवालों में घिर गई है, बल्कि पाकिस्तानियों को भी मौका मिल गया है। क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान शामिल है, इसका हम कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। किसी ने नहीं कहा। वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। मणिशंकर का पाकिस्तान प्रेम पहली बार नहीं है, बल्कि पहले भी अपने बयानों से कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाते रहे हैं। तो जो प्यार यहाँ मुझे पाकिस्तान में मिलता है, उससे ज्यादा दुश्मनी मुझे हिंदुस्तान में मिलता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। और चीन के फौजी लोग पाकिस्तान के एयरफोर्स के बगल में बैठे थे इस युद्ध को चलाने के लिए। तो आप चीन से बात करने को तैयार हो, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं बात करते? मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है, तो कांग्रेस बैकफुट पर। वैसे भी मणिशंकर अय्यर ऐसे ही बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। और देखिए, महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जारी सियासी घमासान का शोर अभी थमा ही नहीं था कि सनातन का मुद्दा भी यहां आधमका है। इस बार ये आग लगाई है शरद गुट वाली एनसीपी के विवादित नेता जितेंद्र आव्हाड ने, वो भी सावन के पवित्र महीने में। मराठी वाली लड़ाई में राज और उद्धव से पिछड़ने की वजह से कहीं ये एनसीपी की नई सियासी चाल तो नहीं है, जिसके जरिए वो मुस्लिम और दलित वोटों में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। सावन के इस पवित्र महीने में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के सनातन विरोधी बयान ने महाराष्ट्र में बारिश के इस मौसम में भी सियासी आग भड़का दी है। सनातन धर्म नावाचा धर्मच नव्हता, आम्ही हिंदू धर्माला मानणारे आहोत। या सनातन धर्माने आमच्या शिवरायांना राज्याभिषेक नाकारला। शायद जितेंद्र आव्हाड हिंदू धर्म में मौजूद कुप्रथा रूपी विष को भगवान भोलेनाथ की तरह पी जाना चाहते हैं, जिसके बाद बीजेपी हो गई है हमलावर। उन विकृत शास्त्रों का अध्ययन करके सनातन हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जानबूझकर उन शास्त्रों में कुछ विकृतियां पैदा की। आव्हाड ने सनातन का अपमान कोई पहली बार नहीं किया है, पहले भी ये विकृति कई मौकों पर दिख चुकी है। उत्तराखंड में अवैध कब्जे वाली मजारों पर धामी का धाकड़ बुलडोजर लगातार गरज रहा है। इस बार बुलडोजर की रडार पर 4 अवैध मजारें आई हैं, जिन्हें ऑर्डर मिलते ही प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया। ये तस्वीरें उसी बुलडोजर एक्शन की है। ये आवाज किसी मंदिर की घंटी की नहीं, बल्कि जंगल में गूंज रही बुलडोजर की गर्जना है।
रामनगर की कोसी रेंज में प्रशासन का बुलडोजर चला तो एक एक कर 4 मज़ारें मिट्टी में मिल गई। उसके बाद हमारी टीम ने प्रशासन से उनको प्रदान कर दिया, उसके साथ इसको हटा दिया गया। कॉर्बेट पार्क के आसपास प्रशासन ने कुल 4 मज़ारें 24 घंटों में हटाई हैं, जबकि उत्तराखंड में कुल 541 अवैध मज़ारें हटाई जा चुकी हैं, जिससे करीब 7000 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। यानी यूपी स्टाइल में धामी साइलेंट तरीके से अवैध कब्जों को जमींदोज करने में जुटे हैं। रामनगर का बुलडोजर एक्शन इसी कड़ी का हिस्सा है। लोगों की सुविधाओं के लिए सरकारें योजनाएं बनाती हैं, उन पर हमेशा अमल भी होता है, लेकिन कुछ योजनाएं बनती हैं, उन पर काम भी होता है। देखिए, जनता को लाभ मुश्किल से ही मिल पाता है और ऐसा ही हाल यूपी के परिवहन विभाग का है, जिसने जनता के चढ़ने के लिए डबल डेकर नई इलेक्ट्रिक बसें जो है उसको खरीदी थी, लेकिन वो अब तक सड़क पर नहीं आ पाई है और अभी भी बस डिपो में धूल फाक रही है। अब ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि इन बसों को सड़क कब नसीब होगी, जब इनमें सवारी बैठकर अपने गंतव्य तक जाएगी। करीब 6 महीने से ये बसें बाराबंकी जिले के बस स्टेशन पर खड़ी हैं, लेकिन अब तक सड़क पर नहीं चल पाई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 8 नई इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें खरीदी हैं। बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट नहीं बने। बसों की इतनी ऊंचाई है कि शहर में चलाना संभव नहीं। बाराबंकी के बस डिपो में खड़ी हैं सभी बसें। गाड़ी पहले खड़ी हो गई और चार्जिंग पॉइंट नहीं बना हुआ था और गाड़ी आके खड़ी हो गई, मुझको बाद में बताया गया। बाराबंकी की आरएम कह रही हैं कि बसें खरीद ली गई, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं है। ऐसे में आप ही बताइए, बिना किसी प्लान के करोड़ों की लागत में इन बसों को खरीदकर क्या फायदा, जब ये डिपो में खड़ी धूल फांक रही है। यूपी के गाजियाबाद में बरसात लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बारिश के चलते क्रॉसिंग एरिया में 30 से 40 फीट की गहराई तक मिट्टी धंस गई है, जिसकी वजह से बिल्डिंग की सीढ़ियां धड़ाम हो गई और उसके बाद फ्लैट में रहने वाले लोग यहीं पर फंस गए। क्यों सोसाइटी में लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है? ऐसे में इनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, फिर क्या घंटों तक लोग अपने फ्लैट में ही फंसे रहे। ये तस्वीरें देखिए, सीढ़ियां भरभरा कर गिर गई, हर तरफ मलबा पड़ा है, सीढ़ियों का कुछ हिस्सा जमींदोज हो गया है, कुछ लटका हुआ है। ऊपर फंसे लोगों के पास नीचे आने का कोई विकल्प नहीं है। अभी इस सीढ़ी पे चढ़ा हूँ मैं, तो मुझे खुद इस सीढ़ी पर चढ़ने पे डर लग रहा है, क्योंकि ये सीढ़ी पूरी तरीके से चारों तरफ क्षतिग्रस्त है। ये सीढ़ियाँ, ये सीढ़ी क्षतिग्रस्त है और आप देखें तो ये पूरा चारों तरफ टूटा पड़ा हुआ है। ये घटना वसुंधरा इलाके में सेक्टर 17 में बने ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में हुई। लोगों के मुताबिक करीब 25 साल पहले इस अपार्टमेंट का निर्माण हुआ था। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अपार्टमेंट में सीढ़ियां गिरने के बाद आसपास के घरों में दहशत का माहौल हो गया है। लोग बाहर निकले। फ्लैट में फंसे लोगों को 12 घंटे के बाद रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। क्योंकि ये सभी फ्लैट में ऊपर फंसे थे, ऐसे में लिफ्ट ना होने की वजह से इनका नीचे से संपर्क टूट गया था। फिर क्या, जब इस घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई तो टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। आप तस्वीरों को देखिए, कैसे दमकल की टीम सीढ़ी के जरिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। सबसे पहले एक शख्स को टीम ने बाहर निकाला, फिर डॉग के साथ एक युवक सीढ़ियों से नीचे आया और सबसे अंत में एक बुजुर्ग को सुरक्षित निकाला गया। एक फ्लैट में 2 लोग और एक डॉग फंसा हुआ था, जिसको फायर लेडर की सहायता से तत्काल टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। वो तो गनीमत की बात रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ सीढ़ियों पर कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली की सड़कों पर अब चलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि राजधानी की सड़कें कब गड्ढे में बदल जाए और गड्ढा गाड़ी को कब निगल जाए कोई नहीं जानता है। ऐसी एक तस्वीर सेंट्रल दिल्ली से आई है, जहां एक ट्रक चलते चलते अचानक जमीन में धंस गया। ये घटना कुतुब रोड के नीम वाली चौक पर हुई, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क के नीचे की मिट्टी बैठ गई और बड़ा गड्ढा बन गया। ट्रक जैसे ही नीम वाला चौक से गुजर रहा था, तभी सड़क अचानक धंस गई। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से गड्ढे में समा गया। गनीमत ये रही कि ट्रक पलटा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद ट्रक को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई और घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक को बाहर निकाला गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या बारिश के पहले ही प्रशासन ने इन सड़कों का निरीक्षण नहीं किया? क्या इस तरह की लापरवाही की कीमत आम लोगों की जान से चुकानी पड़ेगी? दिल्ली की सड़कों की ये तस्वीर बताती है कि देश की राजधानी में भी बुनियादी ढांचे की हालत चिंताजनक है। सड़क का यूं धंसना न सिर्फ खतरे की घंटी है, बल्कि प्रशासन के दावों की पोल भी खोलता है। आम लोगों के बीच डिजिटल भुगतान पैसों के ट्रांजैक्शन का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका माना जाता है, लेकिन वैसे लोग जो अवैध तरीके से काली कमाई करते हैं, वो ट्रांजैक्शन भी अवैध तरीके से ही करते हैं, जैसे कि हवाला।
तमिलनाडु में भारी मात्रा में करोड़ों के कैश और गोल्ड के साथ आरपीएफ ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिन पर हवाला ऑपरेटर होने का शक है। आरपीएफ ने इन दोनों को मदुरई रेलवे स्टेशन से उस वक्त हिरासत में लिया जब दोनों संदिग्ध स्थिति में स्टेशन पर इधर उधर घूम रहे थे। रेलवे पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर बैग की तलाशी ली तो सबके होश उड़ गए। उनके बैग से लाखों रुपए कैश के साथ ही बड़ी मात्रा सोने और चांदी के आभूषण बरामद हुए। जांच के दौरान कुल 75,60,000 कैश के साथ ही 41,22,898 रुपए के करीब 450 ग्राम सोना बरामद हुआ। इसके साथ ही 3,073 रुपए की करीब 27 ग्राम चांदी भी इनके पास मिले। पूछताछ के दौरान दोनों कैश और गोल्ड से जुड़े किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसी बीच रेलवे पुलिस ने आयकर अधिकारियों को बुला लिया। अब मामले की जाँच हवाला एंगल से की जा रही है। एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर जाते ही कई लोगों का एटीट्यूड अचानक से बदल जाता है, जैसे कि फ्लाइट की टिकट लेकर उन्होंने पूरी प्लेन ही अपने नाम कर ली हो। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुई ऐसी ही एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर गुस्साए पैसेंजर ने पहले तो जमकर बवाल काटा और इसके बाद क्रू मेंबर्स पर हमला बोल दिया। घटना 26 जुलाई की बताई जा रही है, जब स्पाइस जेट की श्रीनगर से दिल्ली जा रही फ्लाइट पकड़ने जा रहे पैसेंजर ने अचानक अपना आपा खो दिया। वो एक क्रू मेंबर को पीटने लगा और बदतमीजी करने लगा। इस दौरान जब दूसरे स्टाफ ने पैसेंजर को रोकने की कोशिश की तो उन पर भी यात्री ने हमला कर दिया। यात्री की पिटाई में एक क्रू मेंबर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि कई दूसरों को भी चोटें आई हैं। बवाल करने वाले पैसेंजर को बाद में सीआरपीएफ ने दबोचा और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इस यात्री का नाम नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया गया है। अगर आप भी बस में छोटे बच्चों के साथ यात्रा करते हैं तो सावधान हो जाइए। तमिलनाडु में एक चलती बस में ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। महिला के हाथ से छूटा 1 साल का बच्चा सड़क पर ही गिर गया, जिसे काफी चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया। गनीमत रही कि पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी नहीं आ रही थी, जिससे बच्चे की जान बच गई। बस मदुरई से श्रीविल्लीपुथुर जा रही थी और बस में सवार भाई बहन 2 छोटे बच्चों के साथ दरवाजे वाली सीट पर सफर कर रहे थे। बस रफ्तार में थी और गेट भी खुला था। तभी अचानक ब्रेक के झटके से पुरुष भी बच्चे के साथ बस के फ्लोर पर गिर पड़ा और महिला के हाथ से बच्चा छूटकर नीचे सड़क पर गिर गया और अफरा तफरी मच गई। महिला तुरंत बस से उतरी और बच्चे को उठाया। ये हादसा सभी लोगों के लिए सबक है कि छोटे बच्चे साथ हों तो बहुत सावधानी के साथ सफर करें और खिड़की दरवाजे खुले हों तो सतर्क रहें, क्योंकि अचानक ब्रेक लगने से ऐसा भयानक हादसा हो सकता है जैसा इस वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रईस नाम के शख्स ने एक हिंदू लड़की की गला काटकर हत्या कर दी। आरोप है कि रईस लड़की से जबरदस्ती निकाह करना चाहता था, लेकिन इनकार करने पर सिर तन से जुदा कर दिया। आरोप गंभीर है, लेकिन परिवार वालों के मुताबिक यही सच है, जिसके बाद बुरहानपुर में हिंदू संगठन का गुस्सा भड़क उठा है। युवती की हत्या से नाराज हिंदू संगठनों ने बाजार बंद करवा दिया है और शव को सड़क पर रखकर कई घंटे प्रदर्शन करने लगे। हत्या करने वालों को सन कर देने वाली इस घटना से गम और गुस्सा दोनों है। परिजन आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन और फांसी की मांग कर रहे हैं। कहना चाहती हूँ उससे फांसी से भी फांसी से इतनी बुरी मौत दिया जाए जैसे मेरी बहन को उसने घर में घुस के गला काटा है। मेरी बहन को इतना टॉर्चर करता था। परिजनों के मुताबिक आरोपी कई दिनों से लड़की पर इस्लाम कबूल करके उसे निकाह करने का दबाव बना रहा था। लड़की को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपी रईस और लड़की के बीच विवाद हुआ तो रईस ने चाकू से वार करके लड़की का गला ही काट दिया, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अगली खबर बिहार के जमुई से, जहां पर मुस्लिम टीचर पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का बड़ा आरोप लगा है। हिंदी के मास्टर ने जब स्कूल में मजहबी क्लास लगाई तो बवाल हो गया। यानी अब्दुल बताएगा कि किसके भगवान महान हैं, किसके नहीं। और एक तो नए सर आए हैं जो मुसलमान हैं, जो मेरे देवी देवता के बारे में सब चीज बता रहे थे। ये बता रहे थे कि तुम्हारा दुर्गा माँ क्या है, कुछ नहीं है, उनका टेढ़ा बेढ़ा हाथ होता है। यानी नीतीश सरकार ने जिसे हिंदी पढ़ाने के लिए रखा था, वो अब्दुल मजहबी सब्जेक्ट का मास्टर बन गया। आप नीचे थे, हम लोग सुधा मैम को बोले थे। सुधा मैम को बोले हैं, हमको ने जानकारी देना है, जानकारी देते उसी वक्त। जैसे ही यह बात अभिभावकों तक पहुंची, उन्होंने स्कूल में हंगामा कर दिया और शिक्षक को तुरंत निलंबित करने की मांग की। बच्चों को गलत तरीके से बताया जा रहा है कि मूर्ति ऐसा होता है, मूर्ति वैसा होता है, तुम्हारे धर्म में ऐसा होता है, गलत होता है।
तो इस तरह का शिक्षा के मंदिर में होना बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये है, क्या सरकारी स्कूल में अब्दुल अब महज़ भी क्लास लगाएगा? और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर ऑपरेशन अखल लगातार जारी है और सुरक्षा बल लगातार एक एक आतंकियों को यहां पर अपना निशाना बना रहे हैं। इसी के साथ साथ पूरे इलाके में आप देखिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की अभी भी जानकारी है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने ठान लिया कि जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने वाले अब नहीं बचेंगे। ये 3 तस्वीरें देखिए, कैसे आतंकियों को चुन चुन कर मारने के लिए इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन कुलगाम में चलाया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा बल अलर्ट है। आतंकियों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन, थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जब जमीन पर स्पेशल फोर्स मोर्चा संभाले हुए है। वो जंगल है जो एक रूट है एक आतंकी के लिए, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था वो 2024 में वहाँ से आया था। उसके बाद मध्य कश्मीर में उसने जाकर अपने रूट्स जो है मजबूत किए थे और फिर पहलगाम का हमला अंजाम दिया था। मतलब साफ है, घाटी में आतंक फैलाने वाले अब बचेंगे नहीं। और देखिए, घाटी को आतंक से मुक्त कराने के लिए सेना इस साल सबसे बड़ा ऑपरेशन लगातार कर रही है। इसके साथ साथ कुलगाम में 3 दिनों से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अकल भी चल रहा है। इस भीषण एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया है और जिस जगह पर यह एनकाउंटर चल रहा है वो आतंकियों का रूट बताया जा रहा है। क्योंकि अखल के घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। एनकाउंटर के दौरान भारी गोलीबारी और धमाकों की आवाज सुनी गई। ये भी इनपुट है कि इनमें फॉरेन टेररिस्ट भी है, पाकिस्तानी मूली के टेररिस्ट भी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। घना जंगल है और लगातार फायरिंग चल रही है। जिन आतंकियों को ढेर किया गया है उनमें से एक की पहचान हो चुकी है, जिसका नाम हारिस नजीर डार है। हारिस पुलवामा के राजपुरा का रहने वाला है। ये TRF आतंकी संगठन से जुड़ा था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की 9वीं, 19वीं और 34वीं राष्ट्रीय राइफल्स के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG जवान भी शामिल हैं। वहीं CRPF की बटालियन भी ऑपरेशन अखल में आतंकियों के लिए काल बन रही है। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। दिल्ली को दहलाने की साजिश से जुड़े इनपुट मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की और एक इंटरस्टेट हथियार सिंडिकेट का बड़ा भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया और सरगना बिलाल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस को ये सफलता उस वक्त हाथ लगी जब अपराधियों से पूछताछ में बिलाल नाम के एक शख्स का नाम सामने आया। बिलाल 2 साल से दिल्ली NCR के गिरोहों को देसी पिस्तौल सप्लाई कर रहा था, जिसके बाद न सिर्फ बिलाल और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि एक बड़ी अवैध हथियार फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ, जहां से 18 से ज्यादा अवैध हथियार और हथियार बनाने के औजार बरामद किए गए। तक एक्सटॉर्शन का एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें हमारे में एक वांटेड था जिसका नाम है बिलाल। उस एक्सटॉर्शन केस में हमारे 4 अरेस्ट हो चुके थे। उन्होंने बताया कि उनका जो सोर्स ऑफ वेपन है उसका नाम बिलाल है। अब पुलिस अपराधियों को हथियार सप्लाई करने वाले बिलाल के आतंकियों के साथ कनेक्शन भी खंगाल रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला जेल से रेप के आरोप में बंद 4 कैदी फरार हो गए हैं। जेल में बिजली गुल होते ही ये शातिर 25 फीट की ऊंची दीवार पर चढ़े और 15 मिनट के अंदर ही यहां से कूदकर भाग निकले। इन कैदियों के जेल से भागने और दीवार से कूदने का CCTV फुटेज भी सामने आया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 लोग जेल के बाहर घास वाले इलाके में जंप कर देते हैं। वहीं एक कैदी दीवार के सहारे उतरकर भाग जाता है। चौथा आरोपी दीवार कूदकर आराम से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान जेल के बाहर दीवारों को कवर करने के लिए लगे CCTV कैमरे में सभी आरोपी कैद हो गए। घटना कल दोपहर 3:30 बजे की है, जब जेल की बिजली गुल हुई। इसी बीच चारों लोगों ने भागने की साजिश रची। 2 आरोपियों को जेल के अंदर मवेशियों की रखवाली के काम में लगाया गया था। जेल से फरार बंदियों में एक रायगढ़ और 3 कोरबा जिले के हैं। सभी बंदी पॉक्सो और 376 के मामले के आरोपी है। वहीं उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। पुलिस फरार बंदियों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात यहाँ बन गए हैं। लोगों को अब घर से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जिस पर सवार होकर लोग जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं। प्रयागराज में कई घर ऐसे हैं जो पूरी तरह पानी में समा चुके हैं, जिससे नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। गंगा का पानी गलियों में इतना भर चुका है कि पैदल या फिर गाड़ी से यहाँ जाना नामुमकिन है। फिलहाल नाव ही लोगों के लिए एकमात्र सहारा है। पानी भरने से घर, दुकान, मैदान सब जलमग्न है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
गंगा और यमुना अपने रौद्र रूप में हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। बाढ़ का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। लोग अपने घरों से सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बाढ़ से डरे हुए हैं और मौसम को लेकर चिंता बनी हुई है। अगर बारिश यूं ही जारी रही तो स्थिति और बिगड़ सकती है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के 20 से ज्यादा इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गंगा और यमुना ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिसकी हाहाकारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आपको फिल्म बाहुबली की याद दिला देगी। एक दंपति अपने नन्हे बच्चे को हाथों में ऊपर लेकर पानी के बीच से गुजर रहा है। बच्चे को सिर के ऊपर उठा रखा है। दूर खड़ा शख्स बच्चे को अपने हाथों में ले लेता है और पीछे चल रही पत्नी पति के कंधों पर सवार हो जाती है। इलाके में सीने तक पानी भरा है। पूरा मोहल्ला जलमग्न है। जगह जगह कचरा भी फैला है। एक घर की बालकनी से किसी ने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। पूरी संगम नगरी में जल प्रलय सा नजारा है। जिधर देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग निचले इलाकों से पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनको घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। और देखिए, पहाड़ों का पानी जैसे जैसे मैदानी हिस्सों तक बहते हुए पहुंच रहा है, वैसे वैसे मैदानी इलाकों में मौजूद नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी कई रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया और हालात को भयावह बनाने लगा है। आलम यह है कि कई इलाकों में एसडीआरएफ की टीम को उतारना पड़ गया, जो अपने रेस्क्यू बोट से हर एक गली मोहल्ले तक पहुंच रहे हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। कई गलियों में पानी का स्तर ज्यादा होने की वजह से बुजुर्ग, बीमार और बच्चे घरों में फंसे हैं। बारी बारी से कॉल और लोकेशंस मिल रही है, हम उनको रेस्क्यू कर देते हैं। कितनी टीमें यहाँ पर लगी हुई है आपकी? हमारी एक टीम है, 2 बोटें हैं। हालांकि ये रेस्क्यू बोट प्रयागराज के लोगों के लिए कोई नया नहीं है। संगम पर इनकी हमेशा तैनाती रहती है, लेकिन गलियों में इनका इस तरह से उतरना कौतूहल का विषय बन गया है, क्योंकि राजापुर समेत कई रिहायशी इलाकों में गलियों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। लगातार हो रही बरसात मुसीबत बनते जा रही है। वाराणसी में गंगा नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। गंगा किनारे बने घाट यहां डूब चुके हैं और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से बाढ़ का संकट यहां गहरा गया है। क्यों गंगा का ये विहंगम दृश्य लोगों को डरा रहा है? गंगा नदी की लहरें उफान पर हैं। गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ये देखिए, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। गंगा किनारे बने घरों में सैलाब आ गया है। ये तस्वीर वाराणसी के 80 घाट की है। देखिए कैसे सड़कें समंदर बन गई हैं। घाट में बने बने छोटे छोटे मंदिर डूब गए हैं। गंगा का पानी मकानों और दुकानों को अपनी जद में ले चुका है। हर तरफ सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। ये कार पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। गंगा का पानी वाराणसी के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। वाराणसी के 84 घाट पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ वाले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश की नदियों का जल स्तर अब नीचे उतरने लगा है, लेकिन बहाव अभी भी बहुत तेज है और इस बहाव के बीच बच्चों के स्कूल जाने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जो कि मध्य प्रदेश के कटनी से है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है डैम ओवरफ्लो हो चुका है और डैम की दीवार पर खड़े होकर एक शख्स स्टंटबाजी करता नजर आ रहा है। तस्वीरें यूपी के झांसी की है। बारिश के बाद भसनेह बांध का जल स्तर बढ़ गया, लेकिन सैलाब के बीच एक शख्स डैम की दीवार पर खड़ा हो जाता है। युवक की स्टंटबाजी न केवल खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। जरा सी चूक उसकी जान ले सकती है। वीडियो देखिए, युवक कभी डैम की दीवार पर खड़ा होता है तो कभी बैठकर और चलकर स्टंटबाजी कर रहा है। वहीं डैम पर घूमने गए कुछ लोगों ने उसकी खतरनाक और हैरान करने वाली स्टंटबाजी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपने बुलडोजर को घर तोड़ते, अतिक्रमण हटाते और इंसानों की मदद करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन पहाड़ से जेसीबी के हादसे की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप कहेंगे कि ये तो बुलडोजर का ही सुसाइड है। जहां पहली नजर में तो ये लगता है कि स्कूल के बच्चे नदी में जाकर मस्ती कर रहे हैं। इतने तेज बहाव में बच्चों को उतरता देख किसी को भी इन बच्चों पर गुस्सा आ जाए, पर ध्यान से देखने पर पता चलता है ये बच्चे नदी पार अपने घर जा रहे हैं। ये बच्चे ही नहीं, कटनी के डिमरखेड़ा के एक गांव के सभी ग्रामीण इसी तरह नदी पार कर रहे हैं, वो भी पिछले 2 सालों से, क्योंकि तेज बारिश और बहाव में यहाँ बना एक पुल टूट गया था, जिसके अवशेष तस्वीरों में भी दिख रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व ये तेज बारिश में ये जो पुल बह गया था, जिससे वहाँ लोगों का आवागमन जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में हो गया। बहुत मतलब जान जोखिम में रखकर वहाँ जाना पड़ता है। 2 सालों से इस खतरे के बीच से जाते ग्रामीण प्रशासन को भले ना दिखे हों। अब उम्मीद करते हैं इन स्कूली बच्चों को देखकर प्रशासन
पहाड़ों पर कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि लोग त्राहिमाम कर उठे हैं। आसमानी आफत से हिमाचल प्रदेश के हालात अब बद से बदतर हो गए हैं। बिलासपुर से पहाड़ी दरकने का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अचानक पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। ये मलबा रेलवे विभाग द्वारा बनाई गई महिला सड़क पर आकर गिरा, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार ही थम गई। मौके पर मौजूद लोगों ने लैंडस्लाइड का वीडियो बनाया। कुदरत के क्रोध के आगे सब लोग बेबस नजर आए। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ और साथ ही थापना, बागछाल और मोरतन को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर यातायात पूरी तरह से सुचारू बना हुआ है। भूस्खलन की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। राज्य के अन्य हिस्सों से भी बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की।